कैसे हो सब लोग का स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन आर्मी ये ना ये ठीक है। तो आपका भैया लेकर आ चुका है खतरनाक वाला वीडियो, ठीक है। क्लास 10th के लिए हिंदी मीडियम के लिए साइंस पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम होता है आनुवंशिकता और उत्तरांति, ठीक है। आज इस पर्टिकुलर चैप्टर के हम लोग लेने वाले बहुत ही धमाल तरीके से, ठीक है। और ये हमारे चैनल पे फर्स्ट लेक्चर है हिंदी मीडियम के लिए बहुत ही खतरनाक तरीके से। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, आपको सब कुछ समझेगा, बहुत ही डिटेल में आपको सब कुछ समझा के दूंगा, ठीक है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले यार थोड़ा सा छोटा सा रिक्वेस्ट मेरा, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो ना तो जल्दी से इसको क्या कर लो, आप लोग को पता है। उसके बाद में वीडियो को पूरा कंप्लीट देखो और अगर आपको समझ आ जाए तो लास्ट में जाते जाते इस वीडियो को क्या करना आप लोग को पता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो, उन सभी लोग को बताओ जो तुम्हारे दोस्त हैं, जो तुम्हारे साथ हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं और यूट्यूब पे कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है, ठीक है भाई। हमारे चैनल पे मैं कंप्लीट आपको बायोलॉजी का कंप्लीट पूरा का पूरा चैप्टर का मैं वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, विद प्रॉपर एक्सरसाइज सॉल्यूशन के साथ। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा हर एक चैप्टर में से कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है जो आपको करना है आपके एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। कौन कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करना है आपके एग्जाम में आएगा, ये सारी चीजें मैं आपको बता के दूंगा, ठीक है, बहुत ही डिटेल में। और आपका पेपर एकदम फाड़ हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन मत लेना। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखो अभी हमारा होने वाला भैया आनुवंशिकता और उत्क्रांति, इसका लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 मतलब क्या, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। ऐसे 3-4 लेक्चर आएंगे जिसके अंदर हम लोग चैप्टर के अच्छे से ले लेंगे, ठीक है। चलो ये होने वाला क्लास 10th के लिए साइंस है हिंदी मीडियम के लिए, ये बात आपको समझ रखना, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाले बच्चे लोग के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारा जो मिन्नू है छोटा सा, ये हमारा अंडिया है, ये बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा हैप्पी है। क्यों हैप्पी है? क्योंकि कोई तो आया जो हमारे लिए वीडियो लेकर आ रहा है, ठीक है। तो टेंशन मत लेना क्योंकि आई एम बैक, बालबीर का डायलॉग था, ठीक है। चलो आ जाओ। चलो तो अच्छा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, हमारे टॉपिक का नाम है आनुवंशिकता और उत्क्रांति, ठीक है। तो क्यों ना हम लोग पहले हमारे टॉपिक को समझते हैं यार, आनुवंशिकता क्या होता है और उत्क्रांति क्या होता है, ठीक है। पहले हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। देखो ध्यान से यार, आनुवंशिकता एक अलग टॉपिक है, उत्क्रांति हमारा अलग टॉपिक है। दोनों को जोड़ के हमारे गवर्नमेंट ने एक चैप्टर बनाया जिसका नाम होता है आनुवंशिकता और उत्क्रांति, ठीक है। मतलब जो हमारा आनुवंशिकता है ये अलग टॉपिक है, अलग विषय, ठीक है। और जो हमारा उत्क्रांति है ये अलग टॉपिक है, अलग विषय है। दोनों को एक साथ जोड़ दिया तो एक चैप्टर बन गया जिसका नाम होता है आनुवंशिकता और उत्क्रांति, ठीक है। मतलब क्या, आनुवंशिकता हमें अलग पढ़ना है, उत्क्रांति हमें अलग पढ़ना है। इन दोनों का कोई भी मेल तोल नहीं है, ठीक है। मतलब आनुवंशिकता अलग ही है भाई, पूरा का पूरा अलग है, ठीक है। उत्क्रांति पूरा अलग है, इन दोनों को हम लोग को अलग अलग पढ़ना है। इन दोनों को एक दूसरे में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ये बात आपको समझ रखना है, ठीक है। चलो फटाफट से मैं आपको बताता हूँ यार कि आनुवंशिकता क्या होता है, ठीक है। देन आफ्टर बाद में मैं आपको बताऊंगा कि उत्क्रांति क्या होता है, ठीक है। देखो पूरा बेसिक से बताऊंगा, सब कुछ आपको समझ जाएगा जो आपने 8, 9, 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। मतलब 10th में भी पढ़ी रहे हो, ठीक है। तो यार देखो टेंशन मत लो, आप लोग ने 9th में चैप्टर नंबर 15 साइंस के अंदर पढ़ा होगा आनुवंशिकता क्या होता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जल्दी से जाओ 9th का चैप्टर नंबर 16 पढ़ लो, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको अच्छे से समझ के रखना, ठीक है। आ जाओ अब यहाँ पर। अब हम लोग समझते हैं यार कि डेफिनेटली हमारा जो आनुवंशिकता है ये होता क्या है, ठीक है। ठीक है चलो, आनुवंशिकता को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडिटी। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा है आनुवंशिकता का डेफिनेशन, देखो ध्यान से। एक पीढ़ी से जैविक लक्षण जानकों द्वारा दूसरे पीढ़ी तक संक्रमित होने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। मतलब क्या, देखो ध्यान से, एक पीढ़ी से, एक पीढ़ी मतलब फर्स्ट जनरेशन जो कि हमारे होते हैं मम्मी और पापा, ठीक है। कौन होते हैं? मम्मी और पापा होते हैं, उनको हम लोग फर्स्ट जनरेशन यानी कि पहली पीढ़ी कहते हैं, ठीक है। तो पहली पीढ़ी से, ठीक है, जैविक लक्षण, ठीक है, जैविक लक्षण जानकों द्वारा दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी मतलब क्या, उसका आने वाला बच्चा, उसका आने वाला बच्चा दूसरा पीढ़ी कहलाता है, ठीक है। मतलब इन पेरेंट्स का आने वाला बच्चा दूसरा पीढ़ी कहलाएगा, ठीक है। तो जो हमारा जैविक लक्षण है वो पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संक्रमित हो रहा है, ठीक है। संक्रमित मतलब ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफर होना, ठीक है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। तो समझा आनुवंशिकता क्या होता है? एक पीढ़ी से मतलब मम्मी और पापा से जैविक लक्षण जानकों द्वारा दूसरे पीढ़ी में यानी कि उनके बच्चों में संक्रमित होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। समझ गया आनुवंशिकता क्या होता है? तो इससे होता क्या है, ये जो आनुवंशिकता हो रहा है ना, इससे होता क्या है? देखो बच्चों, बात यहाँ पर क्या मालूम है, देखो जब ये जो मम्मी पापा है ना, ये जो मम्मी पापा है, जब इनका बेबी जो होता है, बच्चा होता है, जो जन्म लेता है, ठीक है, जन्म लेता है, तो लोग जो होते हैं ना इस बच्चे को जज करते हैं, इस बच्चे को देखते हैं
और देखने के बाद बोलते हैं कि जो बच्चा है ना ये थोड़ा थोड़ा अपने मम्मी पापा जैसे दिखता है, सिमिलर। देखा रहेगा ना, ऐसा बोलते हैं गांव वाले, है ना, कि ये जो बच्चा है थोड़ा थोड़ा अपने मम्मी पापा जैसे क्या दिख रहा है, सिमिलर दिख रहा है, यानी कि थोड़ा थोड़ा समान दिखता है ना। मतलब कोई बोलता है कि ये जो बाल का स्ट्रक्चर है, यानी कि ये जो बाल का बनावटी है, ठीक है, ये उसके पापा जैसे गया है ना। ये जो आँख है, आँख का जो कलर है ये मम्मी जैसे गया, ठीक है। उसका जो बॉडी का जो कलर है, ठीक है, बॉडी का ये जो कलर है ये उसके पापा जैसे गया है। ऐसे लोग बोलते हैं। तो ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो उनके मम्मी और पापा का जो हमारा जैविक लक्षण था ना, वो जैविक लक्षण मम्मी पापा से यानी कि पहले पीढ़ी से उसके बच्चों में ट्रांसफर हो गया, चले गया, संक्रमित हो गया, ठीक है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता बोलते हैं। तो इसी आनुवंशिकता की वजह से वो जो बच्चा होता है वो अपने मम्मी पापा जैसे सिमिलर दिखाई देता है, थोड़ा थोड़ा। समझा? ये बात तुमको समझ के रखना है। समझ में गए सारी चीजें? चलो फिर से ध्यान दो। पर देखो आनुवंशिकता क्या होता है, देखो ध्यान से। यहाँ पर जो पहली पीढ़ी है, पहली पीढ़ी मतलब क्या? मम्मी और पापा, ठीक है, मतलब कि पेरेंट्स लोग, ठीक है। तो पहली पीढ़ी से जो इनके जैविक लक्षण हैं वो उनके बच्चों में क्या होता है? ट्रांसफर होता है, यानी कि संक्रमित होता है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। और इसी आनुवंशिकता की वजह से जो बच्चा होता है ना वो अपने मम्मी पापा जैसे थोड़ा थोड़ा सिमिलर दिखाई देता है। ये बात तुमको समझ के रखना है, ठीक है। हमें पता चल गया कि आनुवंशिकता मतलब क्या? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, ठीक है, जो जैविक लक्षण रहते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, यानी कि संक्रमित होते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। पर हमें यह नहीं पता चला कि जो जैविक लक्षण है ये आखिर क्या होता है, ठीक है। ये जो जैविक लक्षण है ये क्या होता है? यही तो मेन रोल है इसके अंदर, है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जो हमारा मम्मी पापा यानी कि पेरेंट्स है, ठीक है, पेरेंट्स हमारी कौन सी हो गई? पहली पीढ़ी हो गई, है ना। अब पेरेंट्स का आने वाला बच्चा दूसरा पीढ़ी, ठीक है। तो पेरेंट्स से जो भी जैविक लक्षण है उसके बच्चों में क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। पर हमें यह नहीं पता चला कि व्हाट इज लफड़ा ऑफ जैविक लक्षण। जैविक लक्षण क्या होता है? तो चलो आपको बताता हूँ कि जैविक लक्षण क्या होता है। ध्यान देना पर, ठीक है। देखो जो पेरेंट्स होते हैं ना, और जो पेरेंट्स का बच्चा आता है, जन्म लेता है, तो लोग कहते हैं कि जो पेरेंट्स का बच्चा है, वो जो बच्चा आया ना अभी, वो बच्चा अपने पापा मम्मी जैसे थोड़ा थोड़ा सिमिलर दिखाई देता है, ठीक है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पेरेंट्स का जैविक लक्षण है वो किधर चले गया? बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो गया। तो व्हाट इज जैविक लक्षण? जैविक लक्षण मतलब ये जो पेरेंट्स का बाल है ये कैसे है, ठीक है। बालों का स्ट्रक्चर, बालों का कलर, आंखों का स्ट्रक्चर, आंखों का कलर, हाइट, ठीक है, ये जो स्किन का कलर है यही सब जैविक लक्षण कहलाते हैं। समझा? यही सब क्या कहलाते हैं? जैविक लक्षण कहलाते हैं। और यही जैविक लक्षण पेरेंट्स से बच्चों के अंदर संक्रमित हो जाते हैं। इसके लिए जो बच्चा होता है वो अपने मम्मी पापा जैसे थोड़ा थोड़ा सिमिलर दिखाई देता है। एंड इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। समझ में आया? तो जैविक लक्षण क्या होता है समझ में आ गया? बालों का कलर, बालों का स्ट्रक्चर, आंखों का कलर, आंखों का स्ट्रक्चर, ये हाइट हमारी बॉडी का कितना बड़ा है, ठीक है, हमारी स्किन कलर कैसी है, ये सारी चीजें, ठीक है। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं को हम लोग कहते हैं जैविक लक्षण। और यही जैविक लक्षण पेरेंट्स से उसके बच्चों में चले जाता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आनुवंशिकता क्या होता है समझ गया, और जैविक लक्षण क्या होता है समझ गया, ठीक है, समझ गया। तो आनुवंशिकता समझाना क्या होता है। पर आप लोग बोलोगे यार ये जो जैविक लक्षण है ना ये पेरेंट्स के अंदर कहाँ होता है और किस फॉर्म में होता है ना, ये भी तो हमें पता चलना चाहिए ना यार। ये जो जैविक लक्षण है जिसकी वजह से भाई जो बच्चा आता है वो एकदम पापा मम्मी जैसे थोड़ा थोड़ा सिमिलर दिखाई देता है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट होता है। पर ये होता कहाँ पर है और किस फॉर्म में होता है, चलो आपको अभी ये समझाता हूँ, ठीक है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आ जाओ फटाफट से, चलो देखो यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर एक चार्ट है, ठीक है। इस चार्ट की मदद से मैं आपको पूरा बेसिक से समझाऊंगा कि जैविक लक्षण कहाँ होता है और किस फॉर्म में होता है, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, ये जो चार्ट है ना इसका मतलब यही कि आपको सब बेसिक समझ जाएगा, ठीक है। आपने जो 8-9 में पढ़ा होगा बेसिक वो सारा यहाँ पर क्लियर करके देने वाला हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ। देखो आप लोग को पता है ना कि कोशिका क्या होता है, कोशिका क्या होता है आप लोग को पता है, ठीक है, 9th में पढ़ा था। कोशिका एक ऐसा इकाई है जिससे हमारी बॉडी का रचना बना होता है, और वही इकाई हमारे बॉडी का क्या करता है, पूरा पूरा कार्य करता है। तो ऐसी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो जो कोशिका होता है, कोशिका से हमारी कंप्लीट बॉडी बनी होती है, समझा। यानी जो मेरा शरीर बना है किससे बना है? कोशिका से ही बना है। ये हम लोग ने सीखा था क्लास 9th में, ठीक है। तो क्या ऐसे ही डायरेक्टली बन गया? क्या नहीं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमारी बॉडी कोशिका से बनी होती है, ठीक है। देखो ध्यान से, तो कोशिका क्या होता है? देखो, जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ये बात आपको समझ के रखना है। और कोशिका जो होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, जो हमारी आंखों से भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है। बहुत छोटा होता है, बहुत, हमारे आंखों से हम लोग ऐसी नहीं देख सकते उसको, इतना छोटा होता है, ठीक है। हमें उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यानी कि एक मटेरियल एक बोलते
बोलते हैं ना मटेरियल नहीं यार, एक मशीन होता है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। उस मशीन से हम लोग क्या करते हैं, उसको जूम करके हम लोग देखते हैं, ठीक है, इतना छोटा होता है, ठीक है। और इसी कोशिका से हमारी देखो कंप्लीट जो शरीर मेरा है ना, ये शरीर इसी कोशिका से बना हुआ है। तो आप बोलोगे भैया इतना छोटा सा कोशिका और इतना बड़ा शरीर कैसे बना लिया? तो एक कोशिका से थोड़ी ना बना है, अपने जैसे ये जो कोशिका एक है ना, इसके जैसे बहुत सारे कोशिका से मिलके हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। चलो आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे, ठीक है। देखो तो पहले क्या है, एक कोशिका है, ठीक है, समझ में आया कोशिका। अब देखो ध्यान से, एक चीज है तो हम लोग बोलेंगे कोशिका, एक है तो क्या बोलेंगे, कोशिका बोलेंगे। अब इसके जैसे बहुत सारे कोशिका एक साथ आ जाए ग्रुप में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे पता है? इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? ऊतक। क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं, समझा? मतलब कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। मतलब जो हमारा कोशिका है, इसके ग्रुप को, इसके समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, ठीक है। अब देखो हमारी जो शरीर है किससे बना है? कोशिका से बना है, ठीक है। तो क्या एक कोशिका से बना है? नहीं, बहुत सारे कोशिका से बना है। मतलब जो मेरी चमड़ी बनी होगी, यहाँ पर खाली एक कोशिका होगा क्या? नहीं, बहुत सारा कोशिका से मिलकर चमड़ी मेरा बना है ना, तो यहाँ पर बहुत सारे कोशिका, मतलब मैं कह सकता हूँ कि क्या है? ऊतक है। क्या है? ऊतक है। ये बात आपको समझ कर रखना, ठीक है। अब बात करते हैं, अब देखो यहाँ पर देखो पहले कोशिका से क्या बना? ऊतक बना, ठीक है। अब बहुत सारे जब ऊतक एक साथ मिलते हैं, एक समूह में आते हैं, तो क्या बनता है? अंग बनता है। अंग यानी क्या? ऑर्गन्स, ठीक है। देखो कोशिका यानी होता है सेल इंग्लिश में, और ऊतक यानी होता है टिश्यू इंग्लिश में, ठीक है। और अंग यानी होता है ऑर्गन्स इंग्लिश में, समझा? मतलब बहुत सारे जब ऊतक एक साथ कंबाइन होते हैं, एक साथ ग्रुप में आते हैं, तो क्या बनता है हमारा बनता है अंग। अंग यानी क्या? ऑर्गन्स यार। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर जो हार्ट है, लीवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, यानी कि छोटी आंत, बड़ी आंत, भेजा है, ये सब क्या है? ये सब ऑर्गन्स है। और ये कैसे बनता है? जब बहुत सारे ऊतक क्या होता है? देखो ग्रुप ऑफ सेल, मतलब कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो देखो ये क्या? एक ऊतक है, ठीक है। यहाँ पर एक और ऊतक बना देता हूँ, देखो ध्यान से, ये क्या है? ऊतक है। यहाँ पर एक और ऊतक बनाते देता हूँ ध्यान से, ये क्या है? हमारा एक ऊतक बन गया, ये क्या है? ऊतक है, ठीक है। अब इन जब सारे ऊतक जब एक साथ ग्रुप में आएंगे ना, इससे एक साथ ग्रुप में आएंगे, एक समूह में आएंगे, तो क्या बनेगा? तो अंग बनेगा। क्या बनेगा? अंग बनेगा, ठीक है। मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर जो अंग है, ये बन के रेडी होगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर ध्यान देते देखो, जब ये सारे अंग ना एक साथ अरेंज हो जाएंगे, एक सीक्वेंस में आ जाएंगे, तो क्या हम लोग बोलेंगे? अंग प्रणाली। क्या बोलेंगे? अंग प्रणाली बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया? देखो क्या लिखा है कि अंग के समूह से अंग प्रणाली बनता है, ठीक है। मतलब जब सारे अंग है वो एक साथ ग्रुप में आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? अंग प्रणाली बन जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर हार्ट है, लिवर है, किडनी है, देखो सब एक साथ आ गया ना, एक साथ पेट के अंदर सब ग्रुप में, ठीक है। तो क्या बन गया? इससे हम लोग क्या बोलेंगे? इससे हम लोग बोलेंगे अंग प्रणाली, ठीक है। अब अंग प्रणाली जो है ना, ये जब काम करना स्टार्ट करेगा, सब लोग जब मिलजुल कर काम करना स्टार्ट करेंगे, तो एक कंप्लीट इंसान की बॉडी बनके रेडी हो जाती है, समझा? एक कंप्लीट जीव की बॉडी बनके, शरीर बनके रेडी हो जाता है, ठीक है। समझ में आया? एक लिविंग बॉडी बन जाता है, ठीक है। जीता जाता इंसान बनके तैयार हो जाता है, समझा? तो इस तरीके से कोशिका से हमारी बॉडी बनी होती है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं ये जो कोशिका है, कोशिका से ही हमारी पूरी की पूरी बॉडी बनी हुई है, ठीक है। कोशिका से ही हमारी पूरी की पूरी बॉडी बनी हुई है, क्योंकि देखो हमारा चमड़ा है, जो हड्डी है, जो बिड्डी है, जो ऑर्गन से सारे अंदर हमारे, ये सब कुछ किससे बना है? कोशिका से ही तो बना है ना। इसलिए कोशिका से हमारी बॉडी बनी है। इसलिए हम लोग कोशिका को क्या कहते हैं? हमारी बॉडी का इकाई कहते हैं। और कोशिका को हम लोग कहते हैं कि जो कोशिका होता है, ये हमारी बॉडी का क्या होता है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। मतलब क्या? संरचनात्मक मतलब क्या होता है मालूम है? जो बॉडी को रचना करता है, जो बॉडी को रचना देता है, यानी कि ढांचा देता है। देखो ना, जो मेरा बॉडी बना है किसकी वजह से आया? कोशिका की वजह से ही है ना। अब कोशिका से मेरी बॉडी बनी है, तो जो ढांचा मेरा बना है कोशिका ही बनाया, ठीक है। और ये कोशिका ही तो पूरा काम कर रहा है। हमारा हार्ट, लिवर, किडनी किससे बना है? कोशिका से, ठीक है। और कोशिका ही तो काम करता है। देखो ना, मेरा हार्ट काम करता है, लिवर काम करता है, किडनी काम करता है ना, भेजा मेरा काम करता है, सबको कंट्रोल करता है। तो ये सब कौन करे? सब कोशिका ही कर रहा है ना। इसलिए भैया हम लोग कोशिका को कहते हैं, कोशिका हमारे बॉडी का क्या होता है? एक इकाई होता है, ठीक है। ये बात तुमको समझ कर रखना, ठीक है। तो समझ जाएगा पूरा प्रोसेस कि कैसे हमारी बॉडी बनी होती है, समझ गया होगा, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, देखो पहले कोशिका, ठीक है। बहुत सारे कोशिका ग्रुप में आएंगे तो क्या बनेगा? ऊतक। बहुत सारे ऊतक एक साथ आएंगे तो क्या बनेगा? अंग। बहुत सारे अंग एक साथ आएंगे तो क्या बनेगा? अंग प्रणाली। और अंग प्रणाली जब सीक्वेंस में एक साथ मिलजुल कर काम करना स्टार्ट करेंगे, तो क्या बनेगा? एक कंप्लीट इंसान की बॉडी बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं क्या करता हूँ ना, अब हमें पता चल गया कि एक इंसान जो होता है, जो सजीव होता है, उसका जो बॉडी होता है, यानी जो शरीर होता है, वो किससे बना होता है? वो कोशिका से बना होता है, ठीक है। किससे बना होता है? कोशिका से। अब मैं क्या करता हूँ, इसके शरीर में से मैं एक कोशिका को बाहर निकालता हूँ, ठीक है।
हमें तो पता चल गया ना कोशिका से बना है। अब मैं क्या करूंगा, इस इंसान की हाथ में से एक काटूंगा और एक कोशिका को बाहर निकाल लूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं निकाल लिया बाहर, इसको जूम कर दिया, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो मैं क्या करता हूँ, आपको इस कोशिका के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, जो आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 9 में चैप्टर नंबर 16 में पढ़ के रखा। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में फटाफट। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो ये जो कोशिका होता है ना, ये जो कोशिका के जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, आउटर ये जो लाइन होती है ना, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलो अब ये जो कोशिका है, इसके अंदर देखो एक और काली लाइन है, जिसकी वजह से केंद्रक बन रहा है। ठीक है, तो इस काली वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली। क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली। ठीक है, मतलब केंद्रक यानी क्या? सेंटर को बनाने वाला जो लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। और समझा, ये बात आपको याद रखना, जिससे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ध्यान दो, ये जो हमारा कोशिका झिल्ली है और ये जो हमारा यहाँ पर जो है हमारा केंद्रक झिल्ली है, इसके बीच में देखो, इन दोनों के बीच में देखो, ये जो हरा हरा आपको दिख रहा है ना, हरा हरा, इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। कोशिका द्रव्य मतलब क्या? कोशिका के अंदर कुछ लिक्विड केमिकल है, लिक्विड केमिकल यानी पानी के तरीके से कुछ केमिकल प्रेजेंट है। कहाँ पर है? कोशिका के अंदर है। इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। समझ में आए सारी चीजें? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, कि जो हमारा कोशिका द्रव्य है, यानी कि जो हमारा कोशिका द्रव्य हरा हरा, इसके अंदर कुछ काला काला प्रेजेंट है, कुछ काला काला देखने को मिल रहा है। ये जो काला काला है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका अंग। क्या बोलते हैं? कोशिका अंग बोलते हैं। मतलब कोशिका अंग मतलब क्या? कोशिका के बहुत सारे जो अंग है ना, उनको हम लोग कोशिका अंग बोलते हैं। जैसे कि मान लो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वैक्यूल हो गया, ये सब क्या है? ये सब कोशिका के अंग, यानी कि कोशिका में पाए जाने वाले ये सब क्या है? अंग है। ठीक है, याद रखना। चलो अब देखो यहाँ पर, ये जो हमारा यहाँ पर देखो केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली के अंदर देखो जो आपको दिख रहा है ना स्किन कलर, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक यानी न्यूक्लियस। ठीक है, इंग्लिश में न्यूक्लियस, हिंदी में केंद्रक। केंद्रक यानी सेंटर। देखो ना, इस पूरे सर्कल का सेंटर है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। इतनी बातें क्लियर है? चलो आपको फिर से यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, देखो मैं एक कोशिका बनाता हूँ, यहाँ पर एक कोशिका बना। ठीक है, इस कोशिका की जो लाइन है ना, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं भैया बताओ? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। समझ में आया? अब इसके सेंटर में एक और लाइन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, अब केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में जो जगह खाली है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? केमिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ में आया? और ये जो आपको बीच में दिख रहा है, ये खाली खाली सेंटर में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। समझा? ये बात आपको अच्छे से समझ रखना। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखोगे तो केंद्रक के अंदर, यानी कि कोशिका के केंद्रक के अंदर, ये जो हमारा कोशिका है, कोशिका के जो हमारा केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर देखोगे ध्यान से तो कुछ इस प्रकार, देखो यहाँ पर कुछ ऐसे 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 आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अच्छे से? हाँ भैया दिख रहा है। आखिर ये है क्या? ये हमारे कोशिका के केंद्रक के अंदर ये क्या बैठा है? तो इसे हम लोग बोलते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र यानी क्या? क्रोमोजोम। और आपने क्लास 9 में क्रोमोजोम के बारे में बहुत ही डिटेल स्टडी करके रखा है। जिन्हें नहीं पता है, चैप्टर नंबर 16 खोलो, आपको क्रोमोजोम का टॉपिक मिलेगा। फटाफट से क्या कर लो, जरा एक बार नजर मार लो तो सब समझ जाएगा। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं, जो हमारे कोशिका के केंद्रक के अंदर होता है। देखो यार, सोचो जरा, हमारी बॉडी किससे बनी? कोशिका से। और कोशिका कितना छोटा होता है कि हमारे आंखों से भी दिखाई नहीं देता है। हमें उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप मशीन का क्या उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, पर सोचो, इतने छोटे कोशिका के अंदर इतनी सारी चीज होती है। ठीक है, देखो इतने छोटे से कोशिका के अंदर क्या है? केंद्रक है। और केंद्रक के अंदर क्या है भैया? गुणसूत्र है, यानी कि क्रोमोजोम है। अब ये गुणसूत्र दिखता कैसे? चलो मैं इसको ना बाहर निकालता हूँ, जस्ट इसको मैं ना बाहर निकालता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है। ठीक है, देखो ध्यान से। अब ये जो गुणसूत्र है ना, मैंने केंद्रक के अंदर से बाहर निकाला, तो देखो कैसे दिखेगा? कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, आपके बुक में ना क्लास 9 में देखो, आपने देखा होगा, ऐसा होगा। देखो ऐसा 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 होगा, ऐसा। ठीक है, ऐसा होगा, ऐसा। ये आपके क्लास 9 का डायग्राम है। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा ऐसा और रहता है, ऐसा। ठीक है, ये बात आपको पता होगा, ये क्लास 9 का डायग्राम है। पर रियल में ऐसा नहीं, रियल में ऐसा दिखता है, ऐसा, जैसा मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। ठीक है, रियल में ऐसा होता है। समझा ना? हमारा क्रोमोजोम, क्रोमोजोम यानी क्या? गुणसूत्र, रियल में ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, समझ आया? और जो नीचे वाला भाग है ना, ये इसको हम बोलते हैं डीएनए। डीएनए मतलब क्या? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इंग्लिश में भी डीएनए और हिंदी में भी डीएनए ही कहते हैं। ठीक है, तो ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब क्या? देखो ना यार, जो डीएनए है हमारा,
ये जो हमारा डीएनए है ना, ये अपने आप को ही ऐसे ऐसे लपेट लिया है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया है, लपेट लिया है, ठीक है। और इसे लपेटे हुए डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। पर अगर मैं गुणसूत्र को ऐसे खींचता हूं पकड़ के, तो फिर क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा, ऐसा दिखाने लग जाएगा, ठीक है। मतलब क्या, मतलब जो हमारा डीएनए है वही हमारा गुणसूत्र है। डीएनए और गुणसूत्र में कोई अंतर नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा जो डीएनए है ना, वही अपने आप को ऐसे ऐसे लपेट के क्या बना लिया, गुणसूत्र बना लिया। अगर मैं गुणसूत्र को ऐसे खींचता हूं तो फिर क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा। अच्छा, डीएनए कैसे दिखता है, डीएनए ऐसे दिखता है, देखो ध्यान से, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये क्या है, ये डीएनए का क्या है, स्ट्रक्चर है। तो डीएनए ऐसे दिखाई देता है। अभी जो डीएनए है ना, ये अपने ही आपको क्या कर लिया, ऐसे से लपेट लिया, ऐसे क्या कर लिया, लपेट लिया। जब डीएनए लपेट लिया और कहाँ बैठ गया, केंद्रक में, ठीक है। तो जो डीएनए अपने आप को लपेटा है ना, तो इस लपेटे हुए डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है। और इसी गुणसूत्र को अगर मैं खींच देता हूँ, फिर से वो ऐसे ऐसे दिखाई देने लग जाएगा, देखो ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर से क्या बन गया, डीएनए बन गया। मतलब गुणसूत्र नाम की कोई चीज नहीं है दुनिया में, वो डीएनए ही है। पर अपने आप को जब ये लपेट लिया तो हम लोग क्या बोल दिया, उसको गुणसूत्र है, उसको खींच दिया, फिर से डीएनए बन गया। समझा। तो ये गुणसूत्र क्या है, गुणसूत्र डीएनए ही होता है। देखो यहाँ पर डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए मतलब क्या, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और मैं फिर से कहना चाहूंगा, अगर आपको डीएनए के बारे में नहीं पता है, क्लास 9th की चैप्टर नंबर 16 खोलो, आपको पता चल जाएगा डीएनए क्या होता है पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। देखो डीएनए जो होता है वो ऐसे ऐसे होता है, मतलब हेलिकल शेप में होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, यानी कि दो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे बड़े बड़े देखो खंबे होते हैं दो, ठीक है। और उसके अंदर चार ऐसे ऐसे लाइन होती है, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखना है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं डीएनए, ठीक है। अब आपने 9th में सीखा था, ये जो डीएनए होता है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं मास्टर मॉलिक्यूल। मास्टर मॉलिक्यूल मतलब क्या, प्रधान अणु, ठीक है। मतलब ये इतना सुपर होता है ना कि भाई इसे हम मास्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, रीजन क्या है, क्योंकि ये जो हमारा डीएनए होता है ना, ये हमारी बॉडी की, हमारे शरीर की सभी जानकारी को अपने पास कैरी करके रखता है, यानी कि अपने पास रखता है। समझा। मतलब क्या, ये मेरे जो बॉडी है, जो मेरा शरीर है, इसके अंदर जो कलर है, ठीक है, सांवला कलर, ये बाल काला है, आंख 2 है, आंखों का स्ट्रक्चर कैसा है, आंख काला है कि पीला है, हाथ में 5 फिंगर है, मेरी हाइट कितनी है, ये सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, हमारी बॉडी के रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, सब कुछ हमारा डीएनए ही अपने पास रखता है। समझा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी जैविक लक्षण है वो क्या है, वो डीएनए ही है। हमारे जैविक लक्षण जो अपने पास क्या करता है, कैरी करके रखता है। समझा। तो जैविक लक्षण क्या था, जैविक लक्षण क्या था बताओ जल्दी से। जैविक लक्षण मतलब क्या, ये बालों के कलर, बालों का स्ट्रक्चर, आंखों का कलर, स्किन का कलर, हाइट, ये सब क्या है, सब जैविक लक्षण है। तो ये जो जैविक लक्षण है कहाँ होते हैं, बताओ जल्दी से। ये जैविक लक्षण हमारे डीएनए के पास होते हैं। ये जैविक लक्षण हमारा डीएनए ही अपने पास जमा करके रखता है। और इसी के लिए हम लोग डीएनए को क्या बोलते हैं, मास्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं, यानी कि प्रधान अणु बोलते हैं। ये बात आपको समझ के रखना है, ठीक है। मतलब यार, ये जो हमारा डीएनए होता है, ये डीएनए हमारे जैविक लक्षण को अपने पास रखता है, ठीक है। और जैविक लक्षण क्या होता है, मैंने आपको बताया, सारी चीजें जैविक लक्षण कहलाते हैं, ठीक है। और इन्हीं जैविक लक्षण को डीएनए अपने पास रखता है। सोचो यार, डीएनए अपने पास रखता है। पर भैया डीएनए रखता है, ठीक है, समझ में आ गया, पर किसके फॉर्म में रखता है और कहाँ रखता है ना। जैविक लक्षण डीएनए अपने पास रखता है, पर कहाँ रखता है और किसके फॉर्म में रखता है, चलो आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से। पहले मैं आपको बता दूं ना, ये जो डीएनए होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। जो हमारा धरती है, इस धरती को तुम 4 बार ऐसे ऐसे लपेट सकते हो, इतना बड़ा हमारा डीएनए होता है, ठीक है। और ये जो डीएनए होता है, कुछ कैसा दिखाई देता है, कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये बात अच्छे समझ के रखना, ठीक है। अब देखो, डीएनए इतना बड़ा होता है ना, अगर मैं डीएनए का छोटा सा पार्ट काट के निकाल लूं तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे जीन। क्या बोलेंगे, जीन। जीन यानी क्या, जनुक। समझा। हिंदी में जनुक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, ठीक है। तो जीन क्या होता है, यानी कि जनुक क्या होता है, डीएनए के छोटे से भाग को जनुक कहते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारा डीएनए होता है बहुत बड़ा होता है, उसका छोटा सा अगर मैं पार्ट काट के निकाल लेता हूँ, छोटा सा भाग काट लेता हूँ, तो उस भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, जनुक बोलेंगे। ये बात समझ के रखना, ठीक है। अभी जो जनुक होता है ना, अब जनुक है, इसका नाम अलग हो गया जनुक, पर है तो डीएनए ही, क्योंकि डीएनए को काट के निकाला है ना, बदल थोड़ी ना जाएगा। डीएनए का पिज्जा लेकर आए घर में, पिज्जा का छोटा सा भाग काट के निकाल लिए और खा लिए, ठीक है। तो क्या खाया, और मैं पिज्जा का छोटा सा भाग खाया, अरे छोटा सा भाग खाया पर पिज्जा ही खाया ना, खाया कि नहीं खाया, खाया ना। उसी तरीके से ये जो डीएनए है, अब डीएनए का छोटा सा पार्ट काट कर निकाल लिया, तो क्या निकाला, डीएनए ही निकाला ना, पर उसका नाम दे दिया क्योंकि छोटा सा पार्ट है, इसके लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनुक बोलते हैं। समझ में आया। ये जो जनुक है ना, इसको मैं जूम करता हूँ, क्या करता हूँ, जूम करके आपको दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। ये जो जनुक है, डीएनए का छोटा सा पार्ट, इसको मैंने क्या किया, जूम किया। देखो ये जो डीएनए है, ये देखो 2-2 स्ट्रैंड यहाँ पर, ठीक है। अब ये डीएनए के अंदर, यानी कि जनुक के अंदर देखो 4-4 लाइन दिखाई दे रहे हैं आपको, 4-4 लाइन।
1 2 3 4 दिख रहा है क्या, ये 4 लाइन, ठीक है। तो जो जनुक के अंदर जो 4 लाइन है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, समझा। इंग्लिश में भी न्यूक्लियोटाइड्स, हिंदी में भी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इन चारों को एक साथ हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, पर इनका अलग अलग खुद का तो नाम होगा ना, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इनका खुद का नाम क्या है, देखो, एक का नाम होता है एडेनिन, एक का नाम होता है गुआनिन, एक का नाम होता है साइटोसिन, एक का नाम होता है थायमिन, ठीक है। अब देखो ना, कोई स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, विद्यार्थी बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं। पर उस स्टूडेंट का, जो बहुत सारे स्टूडेंट है, उनका खुद का तो नाम होगा कि नहीं होगा, होगा। किसी का राजू, किसी का राम, किसी का कुछ होगा, है ना। उसी तरीके से इन चारों न्यूक्लियोटाइड्स को हम लोग एक साथ न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, यानी कि चारों लाइन को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। पर इनका खुद का अलग अलग नाम है, एक का नाम है एडेनिन, एक का नाम है गुआनिन, एक का नाम है साइटोसिन, एक का नाम है थायमिन। ये बात आपको समझ कर रखना है। और यही एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन क्या होते हैं, जैविक लक्षण होते हैं। क्या होते हैं, जैविक लक्षण होते हैं। और जैविक लक्षण क्या होता है, फटाफट से बताओ। बालों का रंग, बालों की रचना, आंखों के रंग, शरीर की लंबाई, शरीर का रंग, ये सब क्या है, सब जैविक लक्षण है। और ये कहाँ होते हैं, डीएनए के पास होते हैं। और किसके फॉर्म में होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में होते हैं। कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, समझा। यही 4 हमारे जैविक लक्षण होते हैं, समझा। और यही 4 जो होते हैं, यही हमारे मम्मी पापा से अपने बच्चों में, मतलब मम्मी पापा के बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। तो क्या ट्रांसफर हो रहा है, जैविक लक्षण हो रहा है। जैविक लक्षण कौन है, जैविक लक्षण हमारे यही 4 न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है। पर किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहे, कौन ट्रांसफर करा रहा है, हमारा जनुक। जनुक क्या होता है, डीएनए का छोटा सा पार्ट, क्या बोलते हैं, जनुक बोलते हैं। मतलब ये जो जनुक है, और जनुक के अंदर क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है। और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, हमारा जैविक लक्षण होता है। तो जो जैविक लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, संक्रमित हो रहा है। कौन करा रहा है, हमारा जनुक, क्योंकि जनुक के अंदर ही तो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, जैविक लक्षण है ना। इसके लिए एक पीढ़ी से जो हमारा जनुक होता है उसके द्वारा दूसरी पीढ़ी में जैविक लक्षण को ट्रांसफर किया जाता है। एंड इसी प्रक्रिया को हम लोग आनुवंशिकता कहते हैं, समझा। तो ये बात आपको पता चल गया होगा यार कि जो हमारा जैविक लक्षण कहाँ होता है, हमारी बॉडी के अंदर, और किसके फॉर्म में होता है, पता चल गया। हमारी बॉडी सेल से बनी है, मतलब कोशिका से बनी है। कोशिका बहुत छोटा सा होता है, आंखों से दिखाई भी नहीं देता। फिर भी उस कोशिका के सेंटर में, यानी कि केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर हमारा क्रोमोसोम होता है, ठीक है। क्रोमोसोम मतलब क्या, गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र का भैया खींचेंगे तो डीएनए बनेगा, ठीक है। डीएनए का छोटा सा पार्ट क्या होता है, जीन होता है, यानी कि जनुक होता है। जनुक के अंदर 4 लाइन होती हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। और यही न्यूक्लियोटाइड्स हमारे जैविक लक्षण होते हैं, समझा। मतलब यही न्यूक्लियोटाइड्स हमारे मम्मी पापा के बॉडी के अंदर से हमारे उनके बच्चों के अंदर ट्रांसफर होता है। एंड इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता बोलते हैं। और इसी आनुवंशिकता की वजह से जो बच्चा होता है वो अपने मम्मी पापा जैसे क्या दिखता है, थोड़ा थोड़ा सिमिलर दिखाई देता है। समझ में आया कि नहीं, समझ आया, समझ आ गया, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर है, सब कुछ अच्छे समझ गया, समझा कि हमारा जैविक लक्षण कहाँ होता है, किसके फॉर्म में होता है, सब समझ गया। देखो चलो, तो देखो ये जो जैविक लक्षण है वो कौन है, हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। जो कहाँ है, हमारे डीएनए के अंदर है, समझ में आ गया। देखो तो जो हमारे पेरेंट्स है, इनको मान लो पहली पीढ़ी, ठीक है। इनका जो बच्चा है इनको मान लो दूसरी पीढ़ी, ठीक है। तो पहली पीढ़ी से जो जैविक लक्षण है, यानी कि जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो क्या हो रहा है, संक्रमित हो रहा है। कौन करा रहा है, हमारा जनुक। जनुक यानी क्या, जीन का छोटा सा पार्ट, हम लोग क्या बोलते हैं, जनुक बोलते हैं, क्योंकि जनुक के अंदर क्या होता है, जैविक लक्षण होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से क्या लिखा है, एक पीढ़ी से जैविक लक्षण जानुकों द्वारा दूसरे पीढ़ी तक संक्रमित होने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। मतलब जो हमारे मम्मी पापा हैं, पहली पीढ़ी, इन पहली पीढ़ी से जैविक लक्षण उनके बच्चों में ट्रांसफर हो रहा है। कौन करा रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, जानुकों द्वारा, ठीक है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा ना, संक्रमित। संक्रमित मतलब होता है ट्रांसफर होना, ठीक है, ट्रांसफर होना, ठीक है। मतलब मम्मी पापा से जो हमारे जैविक लक्षण है वो बच्चों के अंदर क्या हो रहा है, संक्रमित हो रहा है, यानी कि ट्रांसफर हो रहा है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। समझ में आया आनुवंशिकता क्या होता है, सारी चीजें एकदम मस्त तरीके से क्लियर हो गया सब कुछ। तो आशा करता हूँ आपको समझा होगा कि आनुवंशिकता क्या होता है, ठीक है। आज टॉपिक पे फिर से फटाफट से देखो ध्यान से। चलो आ जाता हूँ जल्दी से। चलो, तो हम लोग ने सीख लिया आनुवंशिकता क्या होता है, ठीक है। आनुवंशिकता को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। आशा करता हूँ आपको समझा होगा और आपको कुछ भी डाउट इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं उत्क्रांति, है ना। मैंने बोला था कि आनुवंशिकता अलग टॉपिक है, उत्क्रांति अलग टॉपिक है। तो आनुवंशिकता समझ गया, ठीक है, क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, सब सीख लिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे उत्क्रांति क्या होता है। उत्क्रांति मतलब होता है
उत्क्रांति का इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं। उत्क्रांति मतलब होता है भाई देखो, जो कोई ऑर्गेनिज्म है, मतलब कोई सजीव है, ठीक है, उस सजीव के अंदर अगर कुछ धीरे 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 कुछ बदलाव आ रहा है, ठीक है, तो इसी बदलाव को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्क्रांति कहते हैं। समझा? मतलब किसी सजीव के अंदर कुछ बदलाव आ रहा है, पर कैसे आ रहा है? धीरे 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 आ रहा है, इसी बदलाव को हम लोग क्या कहते हैं? उत्क्रांति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो जब बच्चा जन्म लेता है तो बहुत छोटा सा होता है, ठीक है, वो धीरे 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 उसके अंदर बदलाव आते हैं, वो धीरे 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 थोड़ा बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर जवान होता है, फिर बुढ़ा होता है, फिर मर जाता है। समझा? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? उस बच्चे के अंदर, उस सजीव के अंदर बदलाव आ रहे हैं, पर कैसे आ रहा है? धीरे 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 आ रहा है, ठीक है। तो इसी बदलाव को हम लोग क्या कहते हैं? उत्क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्रांति कहते हैं। ये हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया हमारे चैप्टर का नाम आनुवंशिकता और उत्क्रांति क्या होता है, ये आपने सीख लिया, ठीक है। चैप्टर का मतलब समझ गया, पूरा बेसिक सीख लिया। और कल हम लोग चैप्टर के अंदर एंट्री मारेंगे और हम लोग सीखेंगे 3 प्रोसेस प्रोटीन बनाने के, ठीक है। यानी जो हमारा प्रोटीन होता है, प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए कितना एसेंशियल होता है ना, कितना जरूरी होता है, जिससे हमें एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो जो ऊर्जा है, वो जो प्रोटीन है, वो कैसे बनता है, कितने प्रोसेस होते हैं और कहाँ बनता है, ये हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। फिर अगले वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे उत्क्रांति क्या होता है ना, इसके एविडेंसेस क्या होते हैं, सब कुछ हम लोग डिटेल में सीखने वाले, ठीक है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। उससे पहले, जाने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक करो अगर समझ में आया तो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और पूरे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करो, जिससे उनका भी फायदा हो जाए, ठीक है। और आप लोग का सपोर्ट हमें चाहिए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। उससे पहले एक चीज और, हाँ ठीक है, ये जो मैं अभी वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ ना, इससे पहले मैंने एक और वीडियो इसी लेक्चर का बना के अपलोड किया, ठीक है, हमारे चैनल पे, ठीक है। 10-15 दिन पहले बना के अपलोड किया था हमारे चैनल पे, ठीक है, जाके देखो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये मैं जो पहला लेक्चर है ना, 2 बार बनाया, एक अभी बनाया और एक इससे पहले बनाया था। आप उसे भी देख सकते हो, इसे भी देख सकते हो, ठीक है, अच्छे से समझ जाएगा। तो चलो अब चलते हैं और बाय बाय, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।